हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, अभी सेट्स को हम कंटिन्यू करते हुए आज सेट्स के ऑपरेशंस के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले वी हैव डन फर्स्ट 3 एक्सरसाइज। तो आज जो हम एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 को कंप्लीट करेंगे, दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से करने के लिए आपको सेट्स के ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो सेट्स के ऑपरेशंस हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट क्या होता है। तो ये 5 ऑपरेशंस हम करेंगे। उसके बाद हम डायग्राम्स को भी इन्हीं ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। अब डायग्राम्स क्या होती है, इनको वेन डायग्राम्स बोलते हैं। समटाइम वी कॉल इट यूलर्स वेन डायग्राम्स। तो वेन हमारे इंग्लिश के लॉजिशियन थे जिन्होंने इन डायग्राम्स को, सेट्स को डायग्राम से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम हो गया वेन डायग्राम्स। यूलर ने भी इन डायग्राम्स के बारे में स्टडी किया था, तो समटाइम वी कॉल्ड इट यूलर्स वेन डायग्राम्स, राइट। तो एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 आज हमारी कंप्लीट होने वाली है। सो लेक्चर को कंप्लीट देखना और प्रॉपर अपनी नोटबुक पे नोट्स बनाना। ओके डियर। तो वन बाय वन अब हम ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑपरेशन, दैट इज यूनियन। यूनियन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन ऑफ 3 सेट्स भी हो सकता है, 4 सेट्स भी हो सकता है, 5 सेट्स भी हो सकता है। तो हम बात करेंगे पहले यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ऑपरेशंस की अगर हम बात करें यार, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या है? जैसे देखो, बचपन में बच्चे आपने नंबर्स पढ़े, राइट। क्या नंबर्स पढ़े? सर जी 5, सर 2, सर 3, सर इंटीजर, सर फ्रैक्शंस, बड़े सारे नंबर्स पढ़े। फिर बाद में उन नंबर्स को आप क्या कर रहे थे? कंबाइन कर रहे थे। कंबाइन बोले तो उनको कभी प्लस कर रहे हो, कभी माइनस कर रहे हो, कभी मल्टीप्लाई कर रहे हो, कभी डिवाइड कर रहे हो। तो नंबर्स में जो मेन आपके ऑपरेशंस चलते हैं, इन्हीं को ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है। जैसे प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। तो नंबर्स में जो आपके ऑपरेशंस है, जो बेसिक ऑपरेशंस है, वो ये 4 है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशन जी। तो आप 2 नंबर्स को कंबाइन करते हो कुछ ऑपरेट करके, तो एक नया रिजल्ट आ जाता है। तो मानो आप 5 और 2 को प्लस कर रहे हो, तो 5 और 2 को आपने ऑपरेट किया अंडर द ऑपरेशन प्लस, तो आपको एक नया रिजल्ट मिल गया। तो यहां पर भी सेट्स में हमने 2 या 3 सेट्स को कंबाइन करना है अंडर द ऑपरेशन। अब ऑपरेशन क्या हो सकता है? यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, सिमेट्रिक डिफरेंस हो सकता है, जहां हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होंगे। ओके, तो उन्हीं को ऑपरेशंस बोला जाता है। तो सबसे पहले हम यूनियन की बात करें तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स क्या होता है? यूनियन का मतलब हो गया कंबाइन करना। देखो इसके नाम से पता चलता है यूनियन, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी सेट्स होंगे, अगर आपका उनको यूनियन पूछा हुआ है, तो उनके सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देना, दैट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ 2 सेट्स। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज यू हैव अ सेट ए 1 2 3 4, राइट, एंड यू हैव अनदर सेट बी एंड इट इज 3 4 5 6, राइट। तो आपको इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। तो यू हैव टू राइट इन लाइक दिस। यूनियन आप बीच में यू रखेंगे, जैसे प्लस करते हो तो बीच में प्लस का साइन आता है, तो ये यहाँ पे हमारे पास यूनियन का साइन है। तो ए यूनियन बी इज अगेन अ सेट इन विच यू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। बस किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना, वो हमने पहले सीख रखा है। एलिमेंट को रिपीट करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसा करें यार, पहले ए के सभी एलिमेंट्स लिख लो, 1 2 3 4 लिख ली। अब बी के लिखो, ठीक है, लेकिन जो पहले लिख दिए वो मत लिखना। जैसे आपने 3 4 लिख दिया ना, अब आप लिखो 5 और 6, दैट्स ऑल। तो दिस इज द यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ओके डियर। तो ऐसे 3 सेट्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, जितने भी सेट्स हो उनको कंबाइन करके लिख दो। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इसी यूनियन को आपने इन जनरल भी अंडरस्टैंड करना है। अब ये जो मैं पॉइंट आपको लिखवाने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। यूनियन क्या होता है? यूनियन क्या होता है? कंबाइन करके लिख देना। लिख दिया। अब हम बात करेंगे ऐसे, इफ आई एम राइटिंग देयर इज एन एलिमेंट एक्स दैट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। कोई एलिमेंट है, वो यूनियन में आ गया, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। कैन आई राइट इट लाइक दिस? कह रहा है जो एलिमेंट यूनियन में है, इसका मतलब वो एलिमेंट ए में है और वो एलिमेंट बी में है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है। देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एंड और यहां पर 2 ये चलेंगे वर्ड, एंड और। एंड क्या करता है?
ये जो एंड से पहले जो भी कंडीशन लिखी है, जो बाद में कंडीशन लिखी है, दोनों कंडीशन एक ही समय पर फॉलो होनी चाहिए। इसका ये मतलब होता है एंड मतलब कंपल्सरी कंडीशन बनाता है, दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। अब यहां पर ये बोल रहा है यार जो एक्स है वो यूनियन में होना चाहिए, मतलब यूनियन में आ गया, तो इसका ये मतलब हो गया कि वो एलिमेंट ए में और बी में होना जरूरी है। ये यहां पर ये सेंस दे रहा है एंड, कि अगर किसी एलिमेंट को यूनियन में आना है तो इसका मतलब उसको ए में भी होना चाहिए और उसको बी में भी होना चाहिए। कंपल्सरी कंडीशन बना रहा है कि एक्स का ए और बी में होना बहुत जरूरी है, एंड ये कंपल्सरी कंडीशन बना रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो सिर्फ ए में है तब भी तो वो यूनियन में आ जाएगा, या फिर सिर्फ बी में है तब भी वो यूनियन में आ जाएगा, दोनों में है तब में तो आता ही है। बट मैं यहां पर एंड को फिक्स नहीं कर सकता, कि मैं कंपल्सरी नहीं कर सकता कि दोनों में होना बहुत जरूरी है तभी वो यूनियन में आएगा। तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है कि जब भी यहां पर ऐसे लिखा है कि देयर इज एन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू यूनियन, तो यहां पर आप बीच में एंड नहीं लिख सकते, एंड लिखना है लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो भी आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई साहब, यहां पे आपको और लिखना पड़ेगा। अब इसको फील करो, देयर इज एन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू यूनियन, वो यूनियन में आ गया, इसका मतलब वो एलिमेंट ए का था या फिर वो बी का था। और इसके आगे आप लिख सकते हो, इसके आगे आप लिख सकते हो या फिर वो जो एलिमेंट है वो दोनों में था, वो दोनों में था। लेकिन इस और को आप मिस नहीं कर सकते। लेकिन ये वाली टर्म बहुत कम आपको देखने को मिलेगी इन केस ऑफ यूनियन, तो इसलिए इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों में होगा तो यूनियन में तो आएगा ही, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़े है कि दोनों में ही होगा फिर ही यूनियन में आना है। तो इसलिए यहां पर यूनियन का एंड नहीं लिखना, और लिखा जाता है। इसको रिवर्स भी आप ऐसे फील कर सकते हो कि इफ देयर इज एन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए और दैट बिलोंग्स टू बी, क्या वो यूनियन में आएगा? बिल्कुल वो यूनियन में आएगा, चाहे वो ए में है चाहे वो बी में है। तो आप इस एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। अब जो वन है देखो यूनियन में आया हुआ है, तो वन सिर्फ ए में है ना, वन सिर्फ ए में है तो यूनियन में आया हुआ है। ऐसा जरूरी थोड़े कि वन को बी में भी होना जरूरी था तभी वो यूनियन में आएगा। कॉमन वाले तो आते ही आते हैं, जो जैसे 3 4 और 3 4 तो आए आए। ठीक है, तो कंपल्सरी कंडीशन नहीं बनाना है कि दोनों में होना चाहिए फिर ही वो यूनियन में आएगा। आई होप इट इज क्लियर, काफी ज्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो याद क्या रखना आपको, यूनियन के लिए आपको और यूज करना है थ्रू आउट द चैप्टर, और यूनियन का और आता है। अब यूनियन का एंड भी आता है। सर पहले और अब एंड, बिल्कुल देखो इधर, अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स डज नॉट बिलोंग टू यूनियन, मैंने बोला कि कोई एलिमेंट है वो यूनियन में नहीं आया। क्यों नहीं आया वो यूनियन में? अरे भाई वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो ए में भी नहीं था और वो बी में भी नहीं था, तभी तो वो यूनियन में नहीं आया। अगर किसी एक के पास भी होता तो वो यूनियन में आ जाता। गॉट इट? तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अब बताओ बीच में और आएगा कि एंड आएगा? अगर मैं और लिखता हूं तो इसको फील करो कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ऐसा बोल रहा हूं एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। मैं उसको ये बता रहा हूं वो यूनियन में पता क्यों नहीं आया? वो यूनियन में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो ए में नहीं था या फिर वो बी में नहीं था। यानी इसका मतलब किसी एक में होता तो वो क्या यूनियन में नहीं आता। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो यहां पर आप और नहीं लिख सकते। वो यूनियन में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया वो यूनियन में? अरे भाई वो किसी में भी नहीं था तभी तो वो यूनियन में नहीं आया। तो यहां पर आपको एंड लिखना है। यूनियन का एंड आता है जब यहां पे डज नॉट चल रहा होता है। बस ये याद रखो, हर जगह डज नॉट है तो यूनियन का एंड आएगा। जब हर जगह बिलोंग्स चल रहा है तो यहाँ यूनियन का और लिखना है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आने वाले टाइम में हमने कुछ लॉस करने हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्यूमुलेटिव लॉ, वहां पर ये सारी चीजें काम आएंगी। आई होप इट इज क्लियर। ये और ज़्यादा क्लियर होएगा जब मैं सेकेंड ऑपरेशन इंटरसेक्शन पे आऊँगा। लेकिन पहले यूनियन को अच्छे से निचोड़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि यूनियन एक्चुअली चीज़ क्या है। देखो पहले एक एग्जांपल से समझा दिया मैंने यूनियन कैसे फाइंड करते हैं सेट्स का। उसके बाद मैंने इन जनरल आपको चीज़ें बता दी कि कोई एलिमेंट अगर यूनियन में है इसका मतलब वो ए में है या फिर वो बी में है या फिर दोनों में भी हो सकता है, लेकिन और चलता है साथ में। और डज नॉट अगर है, डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन मतलब वो ए में भी नहीं है और वो बी में भी नहीं है। तो यहाँ पर एंड आएगा, ये कंपलसरी होना है कि वो दोनों में नहीं है तभी वो यूनियन में नहीं आया। ओके डियर। तीसरा, अब आप इसी चीज को, इसी ऑपरेशन को वेन डायग्राम से समझना है।
अब डायग्राम में क्या होता है, ये जो सेट मैंने लिए ना ए और बी, इन्हीं सेट्स को डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, नथिंग एल्स। एलिमेंट्स वगैरह वहां नहीं हमें दिख रहे हैं, आपको सिर्फ इन्हीं सेट को डायग्राम से लिख देने। आप किसी भी डायग्राम को यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, है ना, कुछ भी, लेकिन ज्यादातर हम जो सेट्स हैं ये, ठीक है, ये वाले सेट्स ये हम सर्कल से लिखते हैं, और जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसको हम रेक्टेंगल से लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी ये सेट्स हैं, ए सेट है, बी सेट है, तो ये सारे यूनिवर्सल के अंडर ही होते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं यार मे भी वहाँ कोई यूनिवर्सल सेट होगा, तो एक यूनिवर्सल सेट को भी हम डायग्राम से कंसीडर कर लेंगे। देखिए अब मैं यूनियन को डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यूनियन को हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम इस तरह की कोई एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं यार यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख दो, यानी मैं एलिमेंट्स वर्ड बोल रहा हूं। लेकिन जब आप डायग्राम से इन चीजों को करोगे, यूनियन को समझोगे, तो डायग्राम में किस चीज को इकट्ठा करके लिखना, एरिया को। किसको? एरिया को। एरिया किसका? जो जो उस सेट ने कवर किया होगा। तो सबसे पहले मैं ऐसे कर लेता हूं कि मैंने यहां पर ये रेक्टेंगल कंसीडर कर लिया, दिस इज व्हाट, यूनिवर्सल सेट। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसके अंदर ही सारे सेट्स होते हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसके अंदर दो सेट्स हैं ए एंड बी, और उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। मैं ये भी ऐसा भी हो सकता है उनमें कुछ कॉमन ना हो, वो भी एक अलग केस बन सकता है, बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि उनमें कुछ कॉमन है, तो मैं ऐसे बना रहा हूं, दिस इज ए सेट एंड दिस इज बी सेट, ठीक है, ए सेट एंड बी सेट। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी। इस डायग्राम में ए यूनियन बी क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करूं? अरे भाई शेड करके दिखाना है। जो आपका आंसर है, जो आपका रिजल्ट है, उसको शेड करो। किसे शेड करो? जो आपका यूनियन का एरिया होगा, यूनियन का जो एरिया होगा, जो इकट्ठा करके पूरा एरिया ए और बी का बना, उसको शेड करके दिखा दो, दैट इज द यूनियन। ये पिक्चर और क्लियर होगी आपको जब आप नेक्स्ट ऑपरेशन को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैंने क्या बताया, यूनियन क्या होता है? सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना, सभी एलिमेंट्स को एक साथ लिखना, ठीक है। ए के सभी आ गए, अब फिर बी के जो बचे हुए वो भी लिखने होते हैं। तो वहां पर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं और यहां पर एरिया को शेड किया जाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, दैट्स ऑल। तो ये क्या दिखा रहा है, ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, ये शेडेड रीजन क्या दिखा रहा है कि हमने ए यूनियन बी को फाइंड कर लिया। आई होप इट इज क्लियर। तो सभी ऑपरेशंस के लिए आपको तीन चीजें समझनी है। पहले एक एग्जांपल से आपने समझना है कि यूनियन क्या है, जब कोई भी ऑपरेशन क्या है, फिर उसको इन जनरल हमने समझना है, फिर उसको डायग्राम से अंडरस्टैंड करना है। ओके डियर, तो सभी ऑपरेशंस इसी तरह से हमारे चलेंगे। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, लेट अस वी आर टेकिंग ए सेट 1 2 3, ठीक है, एंड अनदर सेट लेट इट बी बी, इट इज 2 3 4। तो मैं आपको बोल रहा हूं इंटरसेक्शन फाइंड करो। जैसे यूनियन का साइन था यू, इंटरसेक्शन का उसी यू को रिवर्स कर दो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का आपका साइन है, सिंबल है, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? देखो इंटरसेक्शन वर्ड दो तीन बार बोलो, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स। इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स का मतलब हो गया कॉमन एलिमेंट्स। क्या है? कॉमन एलिमेंट्स यू हैव टू फाइंड, नथिंग, वेरी सिंपल यार। ए सेट और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिख दो। इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स बोले तो कॉमन एलिमेंट्स। तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 3, दैट्स ऑल। 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 इज नॉट कॉमन टू बोथ, 4 भी नहीं आएगा, 4 इज नॉट कॉमन टू बोथ। तो कॉमन वाले एलिमेंट लिखने होते हैं किसमें? इंटरसेक्शन में। ओके डियर, नेक्स्ट हम इसी चीज को अब इन जनरल अंडरस्टैंड करेंगे, इन जनरल, जैसे ऊपर आपको बताया मैंने, ठीक है। अब और पिक्चर क्लियर होगी आपको एंड और वाली। देखो मैंने बोला कि देयर इज एन एलिमेंट जो इंटरसेक्शन में आ गया। अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में आ गया, कैसे आया होगा? क्योंकि वो दोनों में होना चाहिए, तो यहां पर एंड लगाना पड़ेगा आपको। एंड बोले तो कंपलसरी है उसका दोनों में होना, तभी वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। यहां पे मैं अब और नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं यहां और लिखता हूं तो और क्या फील करवा रहा, आपको फील करो उसको।
x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। यानी मैं बोल रहा हूं कि जो एलिमेंट इंटरसेक्शन में आया इसका मतलब जहां तो वो a में होगा जहां फिर b में होगा, ऐसे थोड़ी होता है, उसका दोनों में होना जरूरी है। तो यहां पर एंड कंपल्सरी कंडीशन अराइज कर रहा है कि वो a में भी होना चाहिए और वो b में भी होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन का एंड आता है जब यहां बिलोंग्स चल रहा हो, बस ये समझना है। इसी का दूसरा पार्ट, दूसरा नोट कि इफ देयर इज एन एलिमेंट जो इंटरसेक्शन में नहीं आया, जो इंटरसेक्शन में नहीं आया, क्यों नहीं आया वो इंटरसेक्शन में? क्योंकि वो कॉमन नहीं था ना, वो इसलिए इंटरसेक्शन में नहीं आया। जहां तो वो a में नहीं था, जहां फिर वो b में नहीं था, जहां फिर वो a में था और b में नहीं था। तो बड़ी सारी चीजें यहां पर हम लिख सकते हैं, बट इन शॉर्ट आपको यही लिखना है क्या यार, वो एलिमेंट a में नहीं था या फिर वो एलिमेंट b में नहीं था, दैट्स ऑल। इन शॉर्ट इंटरसेक्शन का और भी आ जाता है, लेकिन कब? जब यहां पे डज नॉट बिलोंग चल रहा हो। तो मेन आपको यही चीजें काम आएंगी जो हम आपको लिखवा रहे हैं। ओके डियर, तो ये हो गया इस पे नोट इन जनरल। अब इसी चीज को हम डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे हमने यूनियन को समझा। तो डायग्राम के लिए फिर हम एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेंगे। मानो वो कोई रेक्टेंगल है हमारे पास, मानो ये कोई हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है बेटा, दिस इज अ रेक्टेंगल। और यहां पर हमने दो सेट ले लिए a एंड b। ऐसा भी हो सकता है इनमें कुछ कॉमन ना हो तो इंटरसेक्शन वहां नल सेट हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि कॉमन है। अब डायग्राम से आपको इंटरसेक्शन कैसे शो करनी है, हाउ यू कैन शो द इंटरसेक्शन? अरे भाई कॉमन एलिमेंट्स वहां लिए ना, यहां पर क्या लेना है डायग्राम में? कॉमन एरिया। कॉमन एरिया, एलिमेंट की जगह एरिया बोलना है। तो भैया कॉमन एरिया तो यही आ रहा है ना, दैट्स ऑल। तो ये जो शेड मैं कर रहा हूं ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इंटरसेक्टिंग एरिया ये हमें दिखा रहे हैं। तो इस तरह से डायग्राम से हम इंटरसेक्शन को प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके डियर, तो ये था हमारा सेकंड ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। आई होप इट इज क्लियर। बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे पास करने के लिए, बट वो एक्सरसाइज में मैं जाऊंगा तब लूंगा बहुत सारी एग्जांपल्स, अभी अंडरस्टैंड करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए इंटरसेक्शन के बाद हम बात करेंगे थर्ड, दैट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो यहां डिफरेंस का ये मतलब नहीं है कि उनको माइनस करना है, ठीक है। डिफरेंस का ये मतलब नहीं है कि उनको माइनस करना है, कि 5 में से 2 माइनस किया कि 3 आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर एक सेट में से दूसरे सेट को हम माइनस करते हैं, मतलब उसको लिखते ही नहीं दूसरे वाले को जो माइनस हो रहा होता है। फिर एग्जांपल लेंगे, लाइट आई एम टेकिंग a 1 2 3 एंड b आई एम टेकिंग 2 3 5 6। तो अगर आपको बोल दिया जाए a माइनस बी फाइंड करो, a माइनस बी का मतलब हो गया ओनली a। पहले तो ये समझो, a माइनस बी का मतलब है ओनली a। जो सेट माइनस हो रहा है, जैसे आपने किसको माइनस किया? b को माइनस कर रहे हो ना, तो b को लिखना ही नहीं है, उसका कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है। अब b के अंदर कौन है? 2 3 5 6, ये 4 एलिमेंट आपको नहीं लिखने। बेशक वो a के पास भी हैं, तब भी नहीं लिखने आपको, ठीक है। तो a माइनस बी का मतलब ओनली a। तो यहां पर फिर कौन आएगा? यहां पे फिर 1 आएगा। 2 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 3 जो है b के पास भी है। अब इसी तरह से अगर मैं इसको b माइनस ए भी करता हूं, b माइनस ए, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ b माइनस ए? ओनली b। जो सेट माइनस कर रहे हो आप उसको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, उसको छोड़ देना, उसके एलिमेंट्स नहीं लिखने। यानी आप इस वक्त आप किसको माइनस कर रहे हो? a को, यानी 1 2 3 आपको नहीं लिखना है। डोंट राइट 1 2 3। फिर सर क्या लिखे? अरे भाई b के लिख लो। तो 2 3 तो आप ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि a को हटा रहे हो, तो क्या बचा? 5 और 6, दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसी के साथ मैं सिमेट्रिक डिफरेंस भी समझा देता हूं, फिर दोनों के नोट और डायग्राम हम समझ लेते हैं। नंबर 4 पे आपका बैठ जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, वेरी सिंपल। बेसिकली सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? जो भी दो सेट आपको दे रखे हैं ना, अगर आपको इनका सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है, पहले तो देखो इससे डिनोट करना है। डिफरेंस में बीच में माइनस लगाते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस में बीच में छोटा सा ट्राइंगल डालना है, इसको समटाइम यू कॉल डेल्टा, इस साइन को। तो ए सिमेट्रिक बी इसको रीड किया जाता है। इसका बेसिक जो डेफिनेशन है, जो डिफाइंड किया गया वो ये है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यानी कि दो साइड्स का अगर आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हो तो पहले ए माइनस बी करो, फिर बी माइनस ए और उनका यूनियन ले लो।
इन शॉर्ट अगर और डेप्थ में चले जाओगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस में कॉमन वाले एलिमेंट्स आपको नहीं लिखने होते। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर वाली एग्जाम्पल देखो, a माइनस बी मैंने पहले से कर रखा है, b माइनस ए मैंने पहले से कर रखा है। अब आपको क्या करना है, यूनियन, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। तो यूनियन क्या होता है यार, a माइनस बी और b माइनस ए सेट का यूनियन करके लिख दो, यानी इनके सभी एलिमेंट्स लिख दो। तो उसमें क्या आएगा 1, 5 और 6। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में आप नोट करो जो आपने 1, 5, 6 लिखे हैं ये वो एलिमेंट्स है जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं थे। कॉमन वाले इसमें कभी नहीं आते। कॉमन कौन था, एक 2, 3 और 2, 3 था ना कॉमन, देखो इसमें नहीं आए। इन शॉर्ट सिमेट्रिक डिफरेंस अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो जस्ट आप क्या करो, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको मत लिखना, बाकी सब लिख लो, ठीक है, कॉमन वाले मत लिखना। तो इस तरह से हम सिमेट्रिक डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ठीक है। अब दोनों का डायग्राम हम एक साथ समझ लेते हैं और इन पे नोट भी हम बना लेते हैं। तो नोट में मैं अगर ऐसे आपको पूछूं, नंबर 1, इफ x बिलोंग्स टू a माइनस बी, कोई एलिमेंट है वो a माइनस बी में आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, अरे भाई इसका मतलब हुआ वो a का एलिमेंट है और एंड लिखना है, यहाँ और नहीं लिख सकते आप। आई थिंक अब आप फील कर पा रहे हैं एंड और का क्या मतलब है। वो एलिमेंट a का है एंड वो एलिमेंट b का कभी भी नहीं होगा भाई। तो आपको लिखना है x डज नॉट बिलोंग टू b। जो एलिमेंट यहाँ पर ओनली a में बैठा हुआ है तो वो b का कभी भी नहीं हो सकता भाई। दूसरा नोट आप इस पे ऐसे बना सकते हैं कि जो एलिमेंट b माइनस ए में आया, इसका मतलब वो एलिमेंट b का है और वो एलिमेंट कभी भी a का नहीं हो सकता, वो एलिमेंट कभी भी a का नहीं हो सकता। तीसरा, सिमेट्रिक डिफरेंस में आप ये चीज़ लिख सकते हैं, एक नोट और बना सकते हैं, क्या, जो एलिमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस में आ गया, यानी a डेल्टा b में आ गया, दैट इज आप इसको ऐसे बता सकते हो कि जो एलिमेंट a माइनस बी यूनियन b माइनस ए में आ रहा है, इसका मतलब हुआ वो एलिमेंट कभी भी a इंटरसेक्शन b का नहीं होता, ठीक है। जो एलिमेंट आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस में आते हैं वो कॉमन वाले नहीं होते, ठीक है। तो वो एलिमेंट कभी भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, ये इस चीज़ को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। तो इस पर आप ये 3 नोट बनाएं। नोट तो बहुत सारे आगे आगे चलेंगे, फिलहाल ये बेसिक नोट आपके डेफिनेशन से जो निकल के सामने आ रहे हैं। चलिए अब हम इनका डायग्राम बना लेते हैं। अब डायग्राम में यहाँ पर हम 3 डायग्राम बनाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। एक बनाएंगे हम a माइनस बी के लिए, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, और बीच में हमारे पास a सेट और b सेट आ गया, ठीक है बच्चे। उसके बाद दूसरा हम बनाएंगे b माइनस ए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट आ गया, इसमें आपका a सेट और b सेट आ गया। एक डायग्राम हम बनाएंगे किसकी, सिमेट्रिक डिफरेंस की डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें a सेट आ गया, b सेट, 3 सेट्स भी हो सकते हैं, फिलहाल आप 2 के लिए सीखो, 3 के लिए बता देंगे। तो यहाँ पर आपके पास a माइनस बी दिखाओ कहाँ पर है, यहाँ पर b माइनस ए दिखाओ, और यहाँ पर दिखाओ यार a माइनस बी यूनियन b माइनस ए कहाँ पर है। तो सबसे पहले अगर हम a माइनस बी की बात करें तो a माइनस बी बताइए क्या था, a माइनस बी, b को नहीं लिखना है, b को छोड़ देना है। तो भैया पूरा सर्कल छोड़ना, आपको पूरा सर्कल छोड़ देना है। तो यहाँ पर ये पूरा सर्कल आप b छोड़ देंगे, ठीक है। फिर क्या, ओनली a माइनस बी का मतलब ही ओनली a है, तो दिस यू हैव टू शेड, दैट्स ऑल। दिस शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटिंग a माइनस बी। नाउ व्हाट इज b माइनस ए, सर a को छोड़ देना है, ओनली मतलब पूरा a को छोड़ना है, ओनली b रखना है। तो पूरा ये सर्कल a वाला छोड़ना है, इसको बिल्कुल शेड मत करना। तो ये वाला आपका रीजन रहेगा b माइनस ए को छोड़ दिया। अब a माइनस बी और b माइनस ए ये सामने आपको शेडेड दिख रहे हैं, a माइनस बी वाला जो शेडेड है और b माइनस ए वाला जो शेडेड है, इनका यूनियन करना है, तो वो वहाँ डायग्राम में आप दिखा दो। वैसे भी आपको मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या सिखाया कि भाई कॉमन वाला नहीं लेना है, वो आपको एग्जाम्पल से भी क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर ये वाला शेड कर देना है और यहाँ पे ये वाला शेड कर देना है ना, इन्हीं दोनों का तो यूनियन कर दिया मैंने। कॉमन वाला देखो इसमें नहीं आएगा, ओके डियर, दैट्स ऑल। तो ये तीनों डायग्राम्स आपके पास a माइनस बी, b माइनस ए और सिमेट्रिक डिफरेंस की आ गई। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, उस पर नोट है और इसकी बेसिक डायग्राम्स है। चलिए ये हो गए हमारे 4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर पूरी एक्सरसाइज है एक हमारी एनसीईआरटी में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसको आप ऐसे भी बोलते हो नॉट ऑफ ए सेट।
नॉट ऑफ अ सेट, किसी सेट का नॉट फाइंड करना है। ये बड़ा मस्त है, जब भी आप किसी सेट का नॉट फाइंड कर रहे हो ना तो उसके बगल में एक सेट आपको और दिया होगा हमेशा। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, उसके बगल में एक सेट और दिया होगा और वो सेट होगा यूनिवर्सल सेट। क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बिना कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं करेंगे हम। चलिए तो एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को ही कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमेशा कंसीडर ही किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट अस टेक दिस यूनिवर्सल सेट। आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने इसके साथ ए सेट लिख लिया, इसके साथ ए सेट लिख लिया। तो लेट आई एम राइटिंग हेयर 2 4 6 8, तो दिस इज ए सेट। तो उसका क्वेश्चन होएगा यार ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं? आपको लिखना है ए डैश, या फिर ए पे बार होती है सम टाइम, या फिर ए पे आप छोटा सा सी डाल दीजिए। ये तीनों कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या डेफिनेशन बोला मैंने? सर अभी तो बताया नहीं, सुनो फिर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? इसी सेट का आप नॉट कर रहे हो, इसी सेट का नॉट, मतलब इसको नहीं लिखना भाई, इसका नॉट कर दिया, इसको छोड़ना है, फिर किसको लिखना है? यूनिवर्सल के एलिमेंट लिखने। तो उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है कि भैया यूनिवर्सल सेट में से जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसको हटा दो, ऐसे लिखा जाता है। यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, आ जाएगा। डिफरेंस मैंने आपको अभी ऊपर सिखाया है कि हाउ वी कैन फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो जब यूनिवर्सल में से ए को हटा रहे हो, मतलब ए का कोई एलिमेंट नहीं लिखना, यानी 2 4 6 8 आप नहीं लिख सकते। फिर किसको लिखना है? जो बच गए यूनिवर्सल वाले लिखो। 1 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, 7 लिखो, 9 लिखो, दैट्स ऑल। तो दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए। सफिशिएंट है ये एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे हमारे पास हैं जो हम करेंगे। तो फिलहाल आप इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मीन्स यू डोंट राइट द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, फिर क्या लिखना है? यूनिवर्सल को लिखना होता है। ठीक है, ये इसका बेसिक डेफिनेशन। अब बात करेंगे इसी पे, नोट बना लेते हैं। नोट बना लेते हैं कि भाई साहब अगर आप बोल रहे हो कि जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में आ गया, जो एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में आ गया, तो उसका क्या मतलब है? अरे भाई वो एलिमेंट ए का नहीं हो सकता। पहले तो ये याद रखो, वो एलिमेंट ए का नहीं हो सकता। फिर वो कहाँ का एलिमेंट है? जो कॉम्प्लीमेंट में आया, फिर वो कहाँ का एलिमेंट है? अरे भाई वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है। कहाँ का एलिमेंट है? वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है। गॉट इट? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में नहीं आया वो ए का कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा यूनिवर्सल का ही होगा। दूसरा नोट आप ऐसे बना सकते हो कि जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा है, जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा, इसका मतलब वो एलिमेंट ए का होगा, इसका मतलब वो एलिमेंट ए का होगा। ठीक है, और वो एलिमेंट बी का, यूनिवर्सल का तो हमेशा होता ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। ठीक है, जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में नहीं आया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में नहीं आया, जैसे मैं बोलूँ कॉम्प्लीमेंट में कौन नहीं आया? यहाँ 2 नहीं आया, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 नहीं आया। ठीक है, 2 नहीं आया, क्यों नहीं आया? अरे भाई वो ए के पास है, क्योंकि आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो ना। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में वो नहीं आया तो वो एलिमेंट कहाँ होगा? फिर वो ए के पास होगा, ए के पास होगा, और वही एलिमेंट यूनिवर्सल के पास तो होता ही है, तो वो लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो एलिमेंट ए का होगा और वो एलिमेंट यूनिवर्सल का भी होगा। ये 2 नोट आ गए। इस पे एक वही डायग्राम बना लेते हैं, सिंपल सी, बड़ी सिंपल डायग्राम। इसमें तो टेंशन कोई नहीं, एक ही सेट है इसके पास, हमारे पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फिलहाल हम यूनिवर्सल सेट हमने रख लिया रेक्टेंगल, और यहाँ पर एक ही सेट रखेंगे। ठीक है, ओनली 1 सेट। तो हम बात कर रहे हैं इसके किसके? कॉम्प्लीमेंट की। तो ये मेरा ए सेट है। क्या सीखा? कॉम्प्लीमेंट नॉट ऑफ ए सेट, यानी इस सर्कल का नॉट करना है, इस सर्कल का नॉट करना है, कर दो नॉट। तो जब इस सर्कल का नॉट करना है तो फिर किसको लिखना है? सर ऊपर आपने समझाया यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट को आपको शेड करना होगा। ओके डियर, तो ये आपको जो शेडेड रीजन है ये क्या बता रहा है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी आप नीचे लिख सकते हो। ओके डियर, तो ये थे हमारे पास 5 डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट ऑपरेशंस जो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। इस पे बेस्ड हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को वैसे डिस्कस कर सकते हैं, वैसे हम खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे नंबर 1, ठीक है,
नंबर 1, अगर मैं आपको बोलूँ, वेट अ मिनट, ओके, अगर मैं आपको बोलूँ यार ए यूनियन ए क्या होता है, ए यूनियन ए मतलब कोई सेट है उसका, उसके साथ ही यूनियन कर रहे हो, अरे भाई वही आएगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को आप खुद से ही बना सकते हो। दूसरा, अगर मैं बोलूँ यार ए है और इसके साथ इसी का इंटरसेक्शन कर दो तो वही ए ही आएगा, ठीक है। अब फिर मैंने बोला ए है, इसका यूनियन करना है यूनिवर्सल सेट के साथ, तो किसी भी सेट का आप यूनियन कर रहे हो यूनिवर्सल सेट के साथ तो वो यूनिवर्सल ही आएगा। नंबर 4, अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हो यूनिवर्सल के सेट तो यूनिवर्सल सबको कंटेन कर रहा है तो यू कैन राइट ए। नंबर 5, अगर आप ए का यूनियन करते हो नल सेट के साथ, यूनियन कर रहे हो नल सेट के साथ तो वो ए आएगा। नंबर 6, अगर आप किसी सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हो नल सेट के साथ तो भाई कॉमन ढूंढ रहे हैं तो नल सेट में तो कुछ भी नहीं होता, तो आपके पास इसका भी 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम वैसे ही एक ऐसे नोट बना सकते हैं कि इफ़ यू हैव अ 2 सेट और उनका इंटरसेक्शन आ रहा है नल सेट, उस टाइम पे आप ए और बी को पता क्या बोलते हो, डिसजॉइंट सेट्स। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ये याद रखना, बीच में आएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो फिर आपको मैं वैसे ही पूछ दूँ, अगर यूनिवर्सल का नॉट क्या होगा, यूनिवर्सल का नॉट नल सेट होता है। फिर आपको पूछूं नल सेट का नॉट क्या होगा, तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉज हैं, वो हम सीखेंगे आने वाले टाइम में। फिलहाल जो ऑपरेशन सीखे तो थोड़ा बहुत हमने ऐसे इसको लिख दिया, तो बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सारे इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इन ऑपरेशंस को सीखने के बाद, कुछ नोट को समझने के बाद हम चले जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, ठीक है। अब देखें हमारी एनसीईआरटी में क्या कवर हो गया है। तो हमारा एनसीईआरटी में वेन डायग्राम, ठीक है, ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया। यहाँ थोड़ी थ्योरी है, पढ़ लेना बच्चे, थ्योरी पढ़ना अच्छी बात है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है, इसमें आप कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़ रहे हो ये हमने डिस्कस कर लिया है। यूनियन आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन, यूनियन, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको अभी बता रहा था, यू कैन सी। ये एसोसिएटिव लॉज, ये सब हमने अभी करना है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स वी हैव डन। देन कुछ और प्रॉपर्टीज़ इंटरसेक्शन पे आएंगी जो कुछ मैं आपको अभी बता रहा था, कुछ अभी हमने करनी है। उसके बाद ये 3 डायग्राम से देखो यहाँ पर बता रखा है, यू कैन अंडरस्टैंड। अगर 3 सेट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बी और सी का यूनियन है तो बी और सी को देखो, ए को उस वक्त इग्नोर करो। तो अगर यहाँ पर तीनों सेट्स को कंबाइन करके बोल रहा है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन सी है, तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, जैसे ऊपर निकाला हुआ है। ए और सी का क्या आ गया, इस डायग्राम में ए और बी का इंटरसेक्शन है, इस डायग्राम में ए और सी का इंटरसेक्शन है, और यहाँ पर दोनों का यूनियन है। तो ये वाला जो शेडेड है और ये वाला जो शेडेड है उसका यूनियन यहाँ दिखा दिया। बाकी डायग्राम पे अभी क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा, बट अभी हमने डायग्राम को बेसिक आइडिया उसका ले लिया है। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स ये मैंने आपको बता दिया, दैट्स ऑल। सिमेट्रिक इसमें नहीं है, वो एक्स्ट्रा आपका हो गया, ठीक है, एनसीईआरटी में वो नहीं है, एंट्रेंस के लिए उसको याद रख सकते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.4 की बात करते हैं। देखो 1.4 आपकी यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस पे चल रही है। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है ये, बहुत सिंपल है। बेसिक आपको सेट्स दिए होंगे जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज में पढ़े हैं, या फिर फर्स्ट एक्सरसाइज में होंगे, जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में सेट लिखे हुए हैं, ठीक है। उन्हीं को यहाँ पे लिख दिया गया है, तो दो दो करके लिख दिए हैं, तो कभी यूनियन करना है, कभी इंटरसेक्शन करना है, कभी डिफरेंस करना है। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे अगर फर्स्ट पार्ट की, तो भाई ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, बोला यूनियन करो। अरे भाई अभी सीख लिया यूनियन, तो ये क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है, दोनों का यूनियन कर दो। आपको अभी सिखाया यूनियन क्या होता है, सर 1 3 5 लिख दिया, तो अब क्या लिखना है, 1 3 5 सर 1 3 सर 2 लिखना है, दैट्स ऑल। ओके डियर। अब जो हमारे पास जैसे थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप इनको डायरेक्टली सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा करें, पहले इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख लो, रोस्टर फॉर्म में नंबर्स में लिख लो। उसके बाद आप इनका यूनियन या इंटरसेक्शन या डिफरेंस निकालो जो पूछा होगा। देखो जैसे मैं आपका थर्ड पार्ट यहाँ करके दिखा रहा हूँ, जो मेरा ए सेट है वो कौन से एलिमेंट कंटेन करेगा। देखो एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का टेबल चल रहा है, तो लिख लो 3 6 9 12 15 सो ऑन, कर लिया चेंज। दूसरा बी सेट, देखो क्या बी सेट क्या है, एक्स योर नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6, 6 से पीछे वाले जो है क्या है 1 2 3 4 5, दैट्स ऑल, हो गया।
अब बोल रहा है इनका यूनियन फाइंड करो। अरे भाई यूनियन फाइंड करोगे, जब आप यूनियन फाइंड करोगे उसमें 1 2 3 4 5 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप यूनियन निकाल रहे हो तो दोनों के एलिमेंट्स तो लिखने ही लिखने। 1 2 3 4 5 आएगा ही आएगा, और उसके बाद ये वाले सारे लिख दो, बट किसी को रिपीट मत करना। तो अगर मैं यहाँ यूनियन निकालता हूँ, यहाँ पे निकाल रहा हूँ साइड में, अगर मैं यहाँ यूनियन फाइंड करता हूँ तो मानो पहले मैं बी के लिख लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है भाई, 6 से स्टार्ट करो, फिर 9 लिखो, फिर 12 लिखो, और ऐसे चलते जाओ, आगे 3 का टेबल ही चलेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपको इंटरसेक्शन बोला होता, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में देखने कॉमन वाले, तो अभी कॉमन निकाल ही लेते हैं यहाँ से। 1 तो कॉमन है नहीं, 2 कॉमन है नहीं, क्या 3 कॉमन है? यस सर 3 आ जाएगा। तो इसमें एक एलिमेंट 3 बैठेगा, क्या 4 है कॉमन? नो। क्या 5 है कॉमन? नो। तो खाली यहाँ पे 3 ही कॉमन आता। ओके डियर, तो इंटरसेक्शन वाले भी हैं हमारे पास, तो फिलहाल हमने इंटरसेक्शन का भी यहाँ पे सीख लिया। तो इसी तरह से बच्चे जो भी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं ना, उनको रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, और उसके बाद उनका यूनियन, इंटरसेक्शन या फिर डिफरेंस निकालो, जैसा भी उसने बोला हुआ। आई होप यू कैन डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो, कह रहा है ये ए सेट, ये बी सेट, ठीक है। इज ए सबसेट ऑफ बी, तो सबसेट हमने पढ़ा हुआ, देख लेते हैं। ए बी का सबसेट है, ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए। यस सर, ए और बी दोनों इसके पास है। यस, इसका आंसर आएगा यस, ए इज सबसेट ऑफ बी, लिख दिया। व्हाट इज यूनियन? अरे यूनियन निकाल दो, ए बी सी, बी उसका यूनियन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये कुछ सिखाना भी चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जब आपने बोला ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, और ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब जब इनका यूनियन करोगे ना, यूनियन करोगे तो वो बी आएगा, यानी जो सुपर सेट होता है वो आंसर आता है। ये एज ए नोट रखना है, ये प्रॉपर्टी भी है सेट्स की, जो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको बहुत काम आएंगी। जब ए बी का सबसेट है, यानी बी सुपर सेट है, बी बड़ा है, तो जब आप इनका यूनियन करोगे तो आपके पास बी सेट मिलेगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट वाला करते हैं, फिर और चीजें समझ आएंगी। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी। अब देखो सेम क्वेश्चन उसने रिपीट कर दिया। यहां पर उसने एलिमेंट्स लिखे थे हमें समझाने के लिए, यहां पर आपको कोई एलिमेंट्स नहीं दिए, एज ए प्रॉपर्टी आपको पूछ रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा। भाई ए सबसेट है ना, तो ए अगर सबसेट है तो बी के पास यहाँ तो ज़्यादा एलिमेंट होंगे, बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप यूनियन करोगे तो आपके पास परफेक्ट जो आंसर है वो बी आंसर बैठेगा। ओके डियर, अब इसी में अगर इंटरसेक्शन पूछे, ध्यान देना, इसी में अगर इंटरसेक्शन पूछे, मैं दूसरी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, ए इज सबसेट ऑफ बी। हम ये मान के चल रहे हैं कि ए बी का सबसेट है, तो मैंने पूछा यार इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा। ए बी का सबसेट है ना, तो ए के सभी एलिमेंट बी में तो प्रेजेंट है ही है, बी का मुझे कंफर्म नहीं है कि होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ए के सभी एलिमेंट तो बी में प्रेजेंट है ही है ना, तो जब कॉमन निकालोगे तो ए वाले कॉमन निकल आएंगे, क्योंकि वो बी तो वाले कंटेन कर ही रहा है, तो इसमें आंसर आता है ए। ओके डियर, तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, ध्यान में रखना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 में सेट्स आपको गिवन है, जो आपको फाइंड करना है वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे यूनियन निकालना है, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं, अभी समझ लिया। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का यूनियन है, तो सबको इकट्ठे करके सारे एलिमेंट्स को लिख दो, बस उसमें कोई एलिमेंट को रिपीट मत करना। अगर इकट्ठे करके नहीं लिख सकते तीनों सेट्स का, तो आप पहले 2 का यूनियन निकाल लो, जो सेट आएगा फिर उसका तीसरे के साथ यूनियन कर लो। और सेम क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोल दिया गया यार इंटरसेक्शन निकालो, जो आपने क्वेश्चन 1 में किया, तो वो तो हमने वैसे ही आपको करके दिखा दिया, ठीक है। तो सबका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स भी ले लेना। क्वेश्चन नंबर 6 लगभग सेम ही है, सब में इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, बीच में यहाँ पे यूनियन करता है। तो ये जो 3 वाले हैं ना, 3 वाले, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पता क्या करना आपको, बी और सी का निकालना है यूनियन, जो सेट आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन बिठा दो। मैं इस पार्ट को करके दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 6, ठीक है। पहले बी यूनियन सी कर रहा हूं, बी यूनियन सी। चलिए बताओ बी सेट कहाँ है सर, ये रहा बी सेट और ये रहा सी सेट, इनका यूनियन कर दो सर। 7 9 11 और 13 लिख दो। तो 7 9 11 13 मैंने लिख दिए, 11 13 ऑलरेडी लिख दिए, तो एक बचा 15। ये हो गया मेरा बी यूनियन सी। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, यानी बी यूनियन सी सेट जो आया इसके साथ ए वाले कॉमन लेने हैं। अब ए सेट ये है हमारा, ये ए सेट है। अब देखो बी यूनियन सी और ए में कुछ कॉमन है, 3 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 यस सर 9 कॉमन है, ठीक है, और 11 भी कॉमन है, दैट्स ऑल। तो 7 9 11 हमारा रिक्वायर्ड सेट बन गया, जो क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
तो कहीं पर इंटरसेक्शन यूनियन कंबाइन कर रही है तो पेयर वाइज कर लिया करो स्टार्टिंग में, बाद में इसको डायग्राम से बड़ी जल्दी आप इनको समझ जाओगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर ही है, सारे के सारे ये सेट किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, जो एलिमेंट्स आएंगे उनका इंटरसेक्शन या यूनियन निकाल दो जो पूछा हो, ठीक है। आई होप आप इनको कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई पार्ट कोई क्वेश्चन नहीं निकलता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो, मैं स्पेशल उन क्वेश्चंस का वीडियोस बना दूंगा जो आपके डाउट्स होते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब कह रहा है कि इसमें से कौन से डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो क्या बताया मैंने, डिसजॉइंट सेट्स का पीछे नोट लिखवाया आपको। तो किन्हें बोलना आपको, डिसजॉइंट्स जिनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, नल सेट, यानी ऐसे 2 सेट्स या 3 सेट जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है उनमें, दे आर डिसजॉइंट्स। तो आपको सिंपली इनका इंटरसेक्शन ही निकालना है। तो जितने भी ये सेट्स दे रखे हैं रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, इंटरसेक्शन करो, नल सेट आएगा, तो यू कैन से दे आर डिसजॉइंट सेट्स। आई होप यू कैन डू। 9th क्वेश्चन, डिफरेंस मैंने पीछे आपको बता दिया, फिर भी मैं इसमें कोई पार्ट एक करके आपको दिखा देता हूं। लेट अस डू दिस लास्ट पार्ट, 12th पार्ट, डी माइनस सी। तो यहां मैं लिख रहा हूं डी माइनस सी। तो क्या सिखाया बच्चे, डी माइनस सी कैसे करना है, ओनली डी, सी को माइनस कर रहे हो तो सी का कोई एलिमेंट नहीं लिखना। तो यहां पर भाई सी को मैं ऐसे 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 क्रॉस कर दूंगा, आपने नहीं करना है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, सी का कोई एलिमेंट नहीं लिखना। फिर आपको डी के लिखने हैं, तो डी वाला कहाँ है, ये रहा। तो 5 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 सी में भी है, 15 आएगा, 20 भी आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 5, 15 और 20, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये जो आपने लिखे ना 5, 15, 20, इसका ध्यान रखना ये सी में नहीं होने चाहिए, तो सी में ये नहीं है। डी माइनस सी मतलब ओनली डी, सिर्फ डी के एलिमेंट लिखने, सी का कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए, बेशक वो डी के पास भी हो, दैट्स ऑल। तो इस तरह से सभी पार्ट आप इसके भी कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन सिमिलर है, माइनस है और यहाँ इंटरसेक्शन है, यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 11, आर माइनस क्यू। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा ही है। व्हाट इज आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और क्यू क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल। क्या आंसर आएगा आर माइनस क्यू का। तो 10th में आपने पढ़ा है, जहां वैसे भी पता हमें, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स ऑल रैशनल एंड इरेशनल का जो टोटल है, दे आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में से जब आप रैशनल को हटा रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो पीछे क्या बचेगा, इरेशनल। तो आर माइनस क्यू का क्या आंसर बैठेगा, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। बस ये लिखना है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। सम टाइम एनसीईआरटी में दे रखा है इरेशनल नंबर को आप टी सेट से भी डिनोट करते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए छोड़ रहे हैं, फिर से इन सब का इंटरसेक्शन निकालो, जिनमें नल सेट आएगा, 5 आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा, वो सारे आपके डिसजॉइंट्स हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया, इसका डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, हमने इसके नोट पढ़ लिए, हमने इसका डायग्राम भी पढ़ लिया, ठीक है, इसका डायग्राम भी हमने पढ़ लिया। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज है छोटी सी, उस पर बात कर लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट गिवन होता है भाई साहब। तो आप देखो जितने भी क्वेश्चन आप करोगे एक्सरसाइज 1.5 के, सब में यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होगा। देख लो क्वेश्चन नंबर 1 यूनिवर्सल सेट सबसे पहले ये। तो अब आगे इसने बोला ए डैश निकालो, बी डैश निकालो, क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट। तो ए डैश बोले तो ए के एलिमेंट मत लिखना, फिर किसके लिखने, यूनिवर्सल के लिखने। तो इसमें से हम ऐसा करते हैं, ये 6th पार्ट करते हैं। क्या है 6th पार्ट में, बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आपको b माइनस सी फाइंड करना है। तो इसी तरह से जो बाकी ये वाले पार्ट है ना, 3rd पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट, तो जो पहले लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट के अंडर, पहले उसको निकाल लो, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। तो यहाँ मैं b माइनस सी पहले फाइंड करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ b माइनस सी। तो कैन यू टेल मी b माइनस सी कौन सा सेट आएगा। तो भाई ये वाला b है और ये वाला है c। तो b में से c को हटाना है, तो c का भाई 3, 4, 5, 6 नहीं लिखना, 3, 4, 5, 6 नहीं लिखना, 3, 4, 5, 6, 4, हाँ 4, 6, तो 2, 8 आएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। दिस इज b माइनस सी। तो फिर आगे b माइनस सी का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो जब b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, यानी b माइनस सी को पूरे को नोट कर देना, यानी इस सेट को नोट करना है, 2, 8 नहीं लिखना। फिर क्या लिखना है, यूनिवर्सल के जो बचे हुए, तो इसमें से 2 और 8 को नहीं लिखना, बाकी सब लिख दो। 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, फिर 9 आएगा। तो दिस इज b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके डियर,
तो इस तरह से आप सभी पार्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपके लिए छोड़ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, इन सब का नॉट कर दो, इन सब का नॉट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन सेम, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, और बाद में अगर वापस उनको रोस्टर में चेंज करना है तो वो आप सेट बिल्डर में चेंज करना है तो कर सकते हो, ठीक है। सारे के सारे आपके सेट बिल्डर फॉर्म में ही, तो ये खूब प्रैक्टिस हमने कर रखा है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था, सेकंड लेक्चर, उसमें हमने खूब ये प्रैक्टिस कर रखा है। आप वापस इसको प्रैक्टिस करें तो सेट बिल्डर रोस्टर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो कॉम्प्लीमेंट निकालते जाओ, जो एलिमेंट आएंगे उनको छोड़ते जाओ, यूनिवर्सल के लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप वेरीफाई कर लें। इनको बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है। इनको हमने इन जनरल प्रूफ भी कर रहे हैं, फिलहाल एग्जाम्पल से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो करना क्या है, ए यूनियन बी, पहले यूनियन निकाल देना है, फिर उसका नॉट निकालना है। जैसे ऊपर मैंने पहले माइनस किया फिर नॉट निकाला, तो ऐसे ही यहाँ पर लेफ्ट साइड आ जाएगी, यूनियन निकाल के उसका नॉट, और राइट साइड में पहले नॉट निकालो ए का, फिर बी का नॉट, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। ये हमेशा सेम आते हैं, इक्वल ही आएंगे, लेफ्ट और राइट इक्वल आएगी। तो हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो भी दे रखे हैं जितने पार्ट, सबका अपना अपना डायग्राम बनाना है। तो अगर आपको फर्स्ट पार्ट का डायग्राम क्लियर हो गया तो बाकी सबका आराम से बन जाएगा। देखो इसमें आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने, सबसे पहले आप इसमें कितनी डायग्राम्स बनाओगे अपने रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। ऐसे तो डायरेक्ट भी मैं आपको बता सकता हूं, बट आप ये स्टेप फॉलो करो। कैसे, देखो इसमें 2 सेट हैं, एक ए है दूसरा बी है, मैंने बना लिया, ये यूनिवर्सल सेट होगा, बना लिया ए बी। उसके बाद दोनों का क्या है, यूनियन। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले यूनियन फाइंड करेंगे। तो यूनियन डायग्राम में कैसे दिखाया जाता है यार, ए के सभी एरिया आएगा और बी का भी आ जाएगा। तो ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ए यूनियन बी, लेकिन हमें ए यूनियन बी का नॉट पूछा हुआ है, ए यूनियन बी का नॉट। तो आपको क्या करना है, जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, तो आपको एक डायग्राम और बनानी है बगल में, ठीक है। ये आपका ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया, दिस इज ए सेट और दिस इज बी सेट। अब आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया नॉट, यानी ये जो शेड आपने किया इसका नॉट करना है, यूनियन का नॉट करना है ना। तो यूनियन आपका शेडेड है, तो शेडेड का नॉट कर दो। तो यानी जो शेड कर रखा है अब उसको नहीं लेना है, बाकी वाले को लेना है। तो बाकी कौन है भाई, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये जो मैं शेड कर रहा हूँ रेड कलर में, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो किसी भी पार्ट को आप इस तरह से दिखा सकते हैं। एक डायग्राम से अगर आप डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, पहले एक डायग्राम बनाओ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जितनी भी बनेंगी उतनी बना लो। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है ए यूनियन बी का होल नॉट। ओके डियर, तो इसी तरह से बच्चे ये बाकी वाले भी कर लेना, पहले इसका नॉट, फिर इसका नॉट, फिर इनका इंटरसेक्शन कर लेना। कोई पार्ट में दिक्कत आती है, कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स में बताना है डाउट्स, सर ये वाला क्लियर नहीं हो रहा। उस पर जितने भी डाउट्स आपके क्रिएट होंगे सब पे एक वीडियो बन जाएगी, ठीक है, उसमें डाउट्स कवर हो जाएंगे। अब तो क्वेश्चन नंबर 6 रीड करें इसको अच्छे से। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स मान लिया जी, उसमें बहुत सारी ट्राइंगल्स हैं। इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए डैश। कह रहा है देखो यू आ गया सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यू आ गया सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, और ए सेट क्या आ गया, ए सेट में ऐसी ट्राइंगल्स हैं जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है, यानी 2 एंगल 60 हो सकते लेकिन तीनों 60 नहीं हो सकते। यानी कहने का मतलब ए सेट ऐसा है जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। आर यू गेटिंग दिस, सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन विच क्या लिखा है, एट लीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60। तो इसका मतलब हो गया जो हमें ए सेट दिया हुआ है उसके अंदर ऐसी ट्राइंगल्स हैं जिनके तीनों एंगल 60 के नहीं है, 2 हो सकते हैं, तो एक एंगल कम से कम डिफरेंट है, डिफरेंट बोले तो 60 नहीं है वो, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो मैंने आपको अभी समझा भी दिया है इसी चीज़ में, इसको समझाने में आपको बता भी दिया है कि जो ए डैश होगा वो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ, आपको ध्यान से स्टेटमेंट को समझना है। ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। एक ऐसा सेट है जिसमें कौन सी ट्राइंगल्स है जिनका कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट है, कम से कम एक डिफरेंट है, 2 भी डिफरेंट हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 2 60 के भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक 60 नहीं है, तो वो तीनों 60 नहीं हो सकते, इसका ये मतलब है। तो फिर इसका नॉट क्या निकलेगा, जो 60 वाले होंगे तीनों, यानी सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका ए डैश बैठेगा सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल।
आई होप इट इज़ क्लियर। ध्यान से इसको वापस अंडरस्टैंड करना, ठीक है, आ जाएगा, ये बहुत सिंपल है। तो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आपका ए डैश बैठ जाएगा। ओके डियर। सिक्स्थ, उसके बाद आ गया सेवंथ, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये कर सकते हो आप, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही प्रॉपर्टीज में मैं आपको करवाऊंगा, चलो आ गया तो इसको समझ लेते हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी एक ए सेट है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी उसी का अपोजिट नॉट, दोनों का यूनियन कर रहे हो, क्या आएगा, ए के सभी नॉट के सभी किसके बन जाएंगे, अरे भाई यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। फिर नल सेट, नल सेट का नॉट किया हुआ है, तो मैंने पीछे बताया नल सेट का नॉट होता है यूनिवर्सल सेट, तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट है। इंटरसेक्शन विद ए, तो पीछे बताया यूनिवर्सल सेट का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करोगे वही सेट आ जाता है, यहां पर ए आ जाएगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए नॉट, तो यहां पर क्या कर रहा है, एक सेट ए है, दूसरा उसका नॉट है, दोनों अपोजिट है, यानी डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन कर रहा है, तो यहां पर आएगा नल सेट। फिर यूनिवर्सल का नॉट, यूनिवर्सल का नॉट पहले बताया मैंने आपको नल सेट होता है, इसका इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ, तो फाइव का नल सेट का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, नल सेट कॉमन तो कुछ बैठेगा नहीं, तो नल ही कॉमन बैठेगा। ओके डियर, तो ये थी बच्चे हमारी दो एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5। आज का लेक्चर बेशक लेंथी है बट इसमें सीखने वाली बहुत चीज़ें, ऑपरेशंस हमने सभी सीख लिए अच्छे से। इन ऑपरेशंस को आपने नोटबुक पे नोट करना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, हर एक क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, और जल्दी ही मैं नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, बट डोंट वरी, सिलेबस तो हमें जल्दी से जल्दी करना ही पड़ेगा अगर हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर एनसीईआरटी की कर रहे हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को आप धीरे धीरे देखते रहो, है ना। लेकिन अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई साहब जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो। तो नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी जिन्हें हम एप्लीकेशन ऑफ सेट्स बोलते हैं। तो अभी के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।